बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत गांव किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। गांव किसान कार्यक्रम में लगातार आपको हम जानकारी देते हैं किस तरीके से कृषि क्षेत्र का विकास किया जा रहा है, पशुधन का स्तर क्या है और कैसे आप अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं। आज भी ऐसी कुछ जानकारी लेकर आए हैं हम कार्यक्रम में। और आप सभी जानते हैं हमारे कार्यक्रम में होते हैं 3 सेगमेंट। पहले बात करेंगे खेती किसानी की, फिर बात होगी हमारा पशुधन की और आखिर में देखेंगे कामयाब किसान की दास्तां। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान भाइयों बहनों, खेती किसानी में आपके लिए वो जानकारी हम लेकर आते हैं जिसको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी। फिर चाहे हम अगर बात करते हैं उन तमाम योजनाओं की जो हमारे किसानों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है, ना सिर्फ वो योजनाएं जो सरकार ने हमारे किसान हितों को देखते हुए जिनकी शुरुआत की है। अगर ये सारी जानकारी किसानों को होगी तो जाहिर तौर पर हमारे किसानों को फ़ायदा मिल सकेगा। इसके साथ साथ किसान खुद से आगे बढ़ेंगे, जागरूक होंगे तो और भी ज़्यादा वो अपने कृषि उपज में फ़ायदा ले सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं खेती किसानी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राजीव कुमार है। मैं ICAR में प्रधान वैज्ञानिक के रूप में काम करता हूं। मैं ग्लैडुलस की क्रॉप पे काम कर रहा हूं और ICAR ने 24 ग्लैडुलस की विभिन्न प्रकार की किस्में विकसित की हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के कलर्स हैं और बहुत उसमें फ्यूजेरियम के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता भी है। इस वजह से क्या होता है कि जो किसानों को फ्यूजेरियम की बीमारी जो होती है ग्लैडुलस में, उसमें बहुत नुकसान हो जाता है। हमारी किस्में ऐसी हैं, इनमें बीमारी नहीं लगती, जिससे कि किसानों को उत्पादन ज़्यादा मिलता है। और इस ग्लैडुलस की फसल में इसको उगाने के लिए 1 एकड़ में करीब 40,000 कंद की ज़रूरत पड़ती है और एक कंद से करीब 1 से 2 स्पाइक मिलती हैं। एक स्पाइक की कीमत 3 से 10 रुपए तक होती है। तो इस प्रकार से देखा जाए किसान को 2 से 3 लाख रुपए का फ़ायदा होता है 1 एकड़ में। और इसमें ख़ास बात है, ये फसल कट फ्लावर के रूप में इस्तेमाल होती है और इस फसल को शादी विवाह में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि कट फ्लावर को भी इस्तेमाल करना और इसके कंदों का भी उत्पादन करना। इसको कंद को उत्पादन करने के लिए इसमें कॉर्म और कॉर्मल दोनों का इस्तेमाल होता है। कॉर्मल को इस्तेमाल किया जाता है कॉर्म के डेवलपमेंट के लिए, के विकास के लिए, और कॉर्म का जो इस्तेमाल होता है वो फूल उत्पादन के लिए होता है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा उगाएं और इससे अधिक इनकम प्राप्त करें। I am Dr. C. Ashwath, प्रिंसिपल साइंटिस्ट एंड हेड फ्लोरिकल्चर विभाग का मुख्यस्थ है। सो इधर आप क्या देख रहे हैं, जरबरा। नॉर्मली जरबरास ये हम पॉली हाउस में ग्रो कर रहे हैं पूरा इंडिया में। पॉली हाउस में अराउंड 800 हेक्टर्स में है इंडिया में। पॉली हाउस का वेराइटीज़ क्या अभी देख रहे हैं आप पॉली हाउस में, वो पूरा हॉलैंड से लेकर है वेराइटीज़। हमारा ICAR तरफ में पॉली हाउस के लिए हमने 4 वेराइटीज़ निकला है और वो फार्मर्स बहुत यूज़ कर रहे हैं। वो एक गुणगान क्या है हमारा वेराइटीज़ का है, वो पॉली हाउस का वेराइटीज़ क्या है, हमारा वेराइटीज़ 15 रुपये को हमने भेज रहा है एक पौधे के लिए। ये बाहर का आदमी क्या है, 4-5 कंपनियां हैं, वो 40 रुपीज़ भेज रहा है एक पौधे के लिए। सो हमारा पौधे 15 रुपये का भेज रहे हैं और इसमें तली भी बहुत अच्छा है और 4-5 कलर भी है और पूरा हमारा वो किसान लोग हमने वो हमारा वेराइटीज़ ले रहे हैं। आपने इधर क्या वो आपका ये फूल देख रहे हैं जरबरा, ये नया वाला है। अभी ये नया वाला जरबरा क्या है, आप बाहर भी डाल सकता है। इसको पॉली हाउस नहीं चाहिए, अब ऐसा ही वो बाहर में आता है।
बाहर में मतलब अभी 40 डिग्रीज टेम्परेचर तक ये जरबरा आराम से आप बाहर में डाल के आप ग्रो कर सकता है। और ये एडवांटेज और क्या है इसमें, तो थोड़ा भी ये डिसीज एंड पेस्ट क्या है, कीटाणु क्या है, इसमें कम आता है, इसका थ्रिप्स ज़्यादा नहीं आता है। पॉली हाउस में जरबरा को बहुत थ्रिप्स आता है और एक हफ्ता में 2-3 बार आप पेस्टिसाइड स्प्रे करना है। इधर हमारा ये जरबरा, बाहर का जरबरा का ये पेस्टिसाइड स्प्रे 1 महीने का 1 बार डालने तो भी अच्छा होता है। और एक पौधे में 40 to 50 फ्लावर्स आता है, 40 to 50 फ्लावर्स आता है। एक फ्लावर आप ₹1 मिलने तो भी मार्केट में आपको ज़्यादा पौधे होता है। ये कीटाणु कम है, इसको स्प्रेइंग ही कम कर सकता है। और ये जरबरा क्या है, ये इंडिया में पहले बार हमने ये बाहर के लिए जरबरा वैरायटी निकला है। अभी तक इंडिया में कोई जरबरा वैरायटी बाहर का ग्रो करने के लिए अभी तक नहीं है। हम ICAR AHR में पहले हम ये वैरायटी निकला है और ये वैरायटी हम अभी 4-5 राज्यों में हमने दिया है। अभी भुवनेश्वर को दिया है, अभी महाराष्ट्र में दिया है, हैदराबाद में दिया, आंध्र प्रदेश में दिया है और नॉर्थ ईस्ट में दिया है। सभी प्लेसेस में हमारा यह वैरायटी बहुत अच्छा आ रहा है। तो किसान लोग ये कोई पॉली हाउस नहीं डाल सकता है, पॉली हाउस डालने के लिए बहुत पैसा होता है, वो पॉली हाउस कोई नहीं डाल सकता है। वो वाला बाहर में ये जरबरा आप एक ग्रो करके आप मार्केट को ले सकता है। तो देखा आपने किस तरीके से जानकारी जो है वो आपके लिए बेहद ही लाभकारी सिद्ध हो सकती है। आगे हम बात करेंगे हमारे दूसरे सेगमेंट हमारा पशुधन की, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए गांव किसान। कहां चलेगी शीतलहर, कहां पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहां खिलेगी धूप, किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती। देखिए मौसम खबर लाइव रोजाना शाम 5 बजे और शाम 7:30 पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब हम पहुंच चुके हैं अपने दूसरे सेगमेंट जिसका नाम है हमारा पशुधन। यानी इस सेगमेंट में आपको हम जानकारी देते हैं पशुधन से संबंधित, किस तरीके से आप अपने पशुधन जो है उसके स्वास्थ्य को बरकरार रख सकते हैं, अपने मुनाफे को बरकरार रख सकते हैं, तभी आपको जो पशुधन है इसका लाभ भी मिल पाएगा। तो आइए इसी संबंधित जानकारी लेते हैं इस रिपोर्ट में। गांव का घी खाया तो शहर से नाता टूट गया, शुरुआत वहां से हुई थी। पेशे से इंजीनियर नोएडा के निवासी संजय भल्ला ने शौक से पशुपालन को अपनाया। संजय भल्ला ने इंटरनेट के माध्यम से गिर गाय के पालन का चुनाव किया। 2012 में एक सोशल वर्क शुरू किया कि कुछ करें गांव में जाके, तो वहाँ घी का एक्सपीरियंस लिया, देसी गाय का घी का, और उससे जो चेंजेस आए बॉडी के अंदर, उससे महसूस हुआ कि गाय में क्या है, उसके घी में क्या है। उसके पहले हम गाय भैंस कुछ नहीं जानते थे, HF देसी कुछ आइडिया नहीं था। तो बस वहीं से जर्नी शुरू हुई और यहाँ तक पहुँचे हैं। और ये प्रोग्राम हमने यहाँ 2000 पहले गांव में 1 साल काम किया, उसके बाद 2013 में यहाँ शुरू किया था, अगस्त सितंबर में 2 गैया से। संजय भल्ला गिर गाय के आहार का भी खास ध्यान रखते हैं। पशुपालन के अंदर पशु आहार सबसे ज़रूरी है। उसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, ड्राई स्ट्रॉ जैसे भूसी हो गया, फिर आपका राशन हो गया और हरा हो गया। तो ये हमारा राशन का है। राशन के अंदर
हम लोग इसके अंदर प्रति पशु को 2.5 किलो के अंदाज से देते हैं। उसके अंदर आपकी बिनोला की खल है, चूरी है, सरसों की खल है, चोकर है, कई पशुओं को बादाम की खल भी दी जाती है। बाय एंड लार्ज 2 से 2.5 किलो प्रति पशु को मिलता है। उसके अलावा आहार के अंदर हम लोग इनको गुड़, हल्दी, तिल का तेल या सरसों का तेल, ये सब चीज़ें खिलाते रहते हैं। तो उससे वो खुश भी रहती हैं और हेल्दी भी रहती हैं, इम्यूनिटी भी बिल्ड होती हैं, तो बीमार कम होता। हरा चारा खेतों में से लाके इनको दिया जाता है। भूसी भी होती है, वो भी दी जाती है मिक्स करके। ऑर्गेनिक खानपान में विश्वास रखने वाले संजय भल्ला दूसरे किसानों को भी शुद्ध और देसी उत्पादों के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो अब स्टोरी दूध से बहुत आगे है। स्टोरी है ज़मीन की, स्टोरी है सस्टेनेबिलिटी की, स्टोरी है सॉइल हेल्थ की, और स्टोरी है नेशन के हेल्थ की भी, कि सॉइल हेल्थ से डायरेक्ट रिलेशन है नेशन की हेल्थ का। आप उसमें जो भी उगाएंगे, गाय का चारा उगाएंगे, सब्जी उगाएंगे, कुछ भी उगाएंगे, हर्ब्स उगाएंगे, फ्लोरिकल्चर करेंगे, हनी बीज भी उससे रिलेटेड है, क्योंकि वो भी पोलन और नेक्टर उसी का खाती है। वो ऑर्गेनिक होएगा, जैविक होएगा, तो वो जीवित रहेंगी। तो अब जो हमारी स्टोरी है, तो टोटल प्रोसेस जो है वो इंटीग्रल प्रोजेक्ट बन गया है। देसी गाय, इनका संवर्धन, बैलों से खेती, बी कीपिंग, पोल्ट्री। सो जो नई पीढ़ी के युवा हैं, या पुरानी पीढ़ी के भी, हमारे जैसे युवा तो नहीं कह सकते, वो भी इस कार्य में आ सकते हैं। वो अपने इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर जॉब्स, इंडस्ट्रियल जॉब्स एज इंडस्ट्रियल वर्कर्स और एज गार्ड्स, वो जाएं अपने गांव में वापस और इसका सेवा करें, गाय की। बैलों से खेती करें। बैलों से खेती बहुत ज़रूरी है। बैल बचेगा, गाय बचेगी, तो सॉइल हेल्थ होएगा। सॉइल हेल्थ होएगा तो आप क्या, फूड न्यूट्रिटिव होएगा। और जो फूड, जैसे कहने की बातें नहीं है, जैसे कुछ भी आप इसमें, हमने अपना एक्सपीरियंस किया है, जो भी उगाएंगे इसके अंदर, उसकी विटामिन लेवल या प्रोटीन लेवल या मिनरल लेवल, उसकी जो भी चीज़ उगाते हैं वो हाई होंगी। एंड टॉक्सिक फ्री हो गया। तो एक तरफ से आप पेस्टिसाइड ले रहे हैं, एक तरफ से आप न्यूट्रिटिव वैल्यू ज़्यादा दे रहे हैं, तो आप बीमार कम होंगे। गिर गाय के रखरखाव का भी खासा ध्यान रखा गया है। ये जो स्प्रे है, इसमें हम पानी के अंदर फॉगिंग मशीन से लेमन ग्रास और टी ट्री वगैरह डालते हैं। तो बेसिकली मच्छर, मक्खी पाँव पे डाल दिया, जैसे पाँव की जो बीमारी होती है वो नहीं होएगी, कीड़े नहीं लगेंगे, थन साफ रहेंगे। बेसिकली श्रृंगार कह दीजिए गाय का। तो जैसे हम लोग भी क्रीम लगाते हैं, कुछ एंटीसेप्टिक लगाते हैं, तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं गाय के लिए। अब ये करेंगे तो आपको अलग ट्रीटमेंट्स की जब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गाय बीमार होने की संभावना कम रहेगी। तो छोटी छोटी चीज़ अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते रहें, ये नहीं कि डेली सब पे करना है, 10 गाय 15 गाय पे एक एक्टिविटी कर ली, फिर एक दिन छोड़ के कर ली, ऐसे आप करते रहें। तो देखा आपने किस तरीके से आपको फायदा हो सकता है पशुधन से। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पशुपालक कैलेंडर की। पशुपालक कैलेंडर, जून में ध्यान देने वाली बातें। जून माह में अधिकतम तापक्रम बढ़ने से पशुओं में तापघात, जल व लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। पिछले माह के अनुसार पशुओं को अत्यधिक तापक्रम, धूप व लू से बचाने के उपाय करें। गर्मी से बचाव हेतु पशुओं को वृक्षों की छाया में रखें। गलघोटू एवं लगड़ा बुखार बीमारी से बचाव के टीके अवश्य लगवाएं। चारागाह में चरने वाले पशुओं की सुबह, शाम या रात्रि में चराई करें तथा भरपूर पानी भी पिलाएं। पाइका ग्रस्त पशुओं को पेट के कीड़े मारने की दवा देकर लवण मिश्रित आहार प्रदान करें ताकि पाइका रोग के लक्षणों से छुटकारा प्राप्त हो। पशुओं को हरा चारा नहीं मिल रहा हो तो विटामिन ए के इंजेक्शन लगवाएं। पशुओं को विटामिन एवं लवण मिश्रित आहार दें।
गर्मी के मौसम में पैदा की गई ज्वार में जहरीले पदार्थ हो सकते हैं, जो पशुओं के लिए हानिकारक है। अप्रैल में बिजाई की गई ज्वार खिलाने से पहले 2 से 3 बार पानी अवश्य पिलाएं। घास की रुपाई हेतु खेत की तैयारी करें। मुंह पका, खुरपका रोग, गलघोटू, ठप्पा रोग, फड़किया आदि के टीके लगवा लें। भेड़ के शरीर को ऊन कतरने के 21 दिन बाद बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए कीटाणुनाशक घोल से भिगोएं। किसान भाइयों, फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए हमारा आखिरी सेगमेंट, कामयाब किसान की दास्तान। मंडियों का हाल, कमोडिटी की चाल, किसके गिरे भाव, किसने दिखाए ताव, सब कुछ जानकारों के साथ सिर्फ मंडी खबर में। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे और 10 बजे डीडी किसान पर। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारे कार्यक्रम गांव किसान में। अब हम पहुंच चुके हैं अपने आखिरी सेगमेंट यानी कामयाब किसान की दास्तां। जी हां, वो दास्तां जो आपके लिए एक उदाहरण बन चुकी है, एक मिसाल बन चुकी है। और ये वही किसान है जो आपके बीच से थोड़ा सा आगे बढ़े हैं जानकारी के आधार पर। ये जानकारी आपको भी हो सकती है और आपकी भी यही दास्तान बाकी किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकती है। तो चलिए आज भी देखते हैं एक ऐसे ही सफल किसान की दास्तान। भारत सरकार का 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का जो प्रयास है, उससे किसानों ने प्रोत्साहित होकर खेती किसानी के साथ साथ मुर्गी पालन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन को अपनाकर अपनी आय को दोगुना किया। ऐसे ही एक किसान हैं प्रेम सिंह, ग्राम द्योरी, तहसील खटीमा, जिला उधम सिंह नगर के, जिन्होंने खेती किसानी के साथ साथ मुर्गी पालन को अपना व्यवसाय बनाया। मैं पहले तो हम पिथौरागढ़ में रहते थे। पिथौरागढ़ से हम तराई में आए। इधर हमने खेती बाड़ी का काम भी किया और साथ साथ ही मुर्गी पालन भी किया। और ब्लॉक में जब मैं गया था खटीमा में, ब्लॉक से मुझे पता लगा कि रुद्रपुर में ट्रेनिंग करने से और लोन भी मिलता है करके, तो मैंने रुद्रपुर में 1 महीने की ट्रेनिंग की और साथ साथ ही और ब्लॉक के थ्रू मैंने लोन भी नैनीताल बैंक के विश्वास से लोन भी लिया। उसी पैसे से मैंने ये कारोबार शुरू किया। मैंने तो सबसे पहले 500 मुर्गियों से स्टार्ट किया था और उसी से अपना धंधा चलाया। फिर उसके बाद 1000 भी डाली थी और अब के जो मेरे पास हैं सिर्फ 500 550 मुर्गी से मैं गुजारा करता हूँ। मुर्गी पालन से अच्छे मुनाफे के लिए प्रेम सिंह बताते हैं कि किस प्रकार मुर्गी पालन किया जा सकता है। खुराक के बारे में हम सबसे पहले जब बच्चा चूजा आता है, शुरू दिन तो हम गुड़ का पानी देते हैं उनको और दूसरे दिन फिर एंटीबायोटिक और ये बिमरेल, बी कम्प्लेक्स, विटामिन सी, ई ऐसे मिला करके फिर 1 टाइम के पानी में देते हैं। और जब शुरू में फिर दूसरे दिन दाना डालते हैं, उनका योग निकल जाता है, योग रहता है ना पेट में, जब योग निकल जाता है गुड़ का पानी से तो तब फिर जा कर के हम उनको दाना डालते हैं। दाना भी वो डालते हैं कि फ्री स्टार्टर, वो हम फ्री स्टार्टर को खिलाते हैं कम से कम 15 दिन। उसके बाद स्टार्टर खिलाते हैं। 1 महीने के बाद हम फिर फिनिचर शुरू कर देते हैं। तो ठंडियों में तो उनके लिए टेम्परेचर बनाना है, हीटर जलाना है, बुखारी जलाना है और उनको टेम्परेचर देना ज़रूरी पड़ता है। नहीं टेम्परेचर कम होगा तो इकट्ठे होकर के वो दब करके आपस में उसे ख़त्म हो जाते हैं।
और गर्मियों में भी उनका ध्यान देना पड़ता है। अगर ज़्यादा हीट है तो वो फिर भी वो हाँफने लगते हैं, पंखा भी चलाना पड़ता है। मुर्गी पालन में किन किन सावधानियों का ध्यान रखना पड़ता है तथा समय समय पर उनकी बीमारियों का निदान भी आवश्यक होता है। इनके बीमारी को लक्षण देख करके हम इलाज करते हैं। अच्छा, हम 7वें दिन तो इनको एफोन लगाते हैं, क्योंकि एक रानीखेत की बीमारी होती है, वो बहुत खतरनाक बीमारी होती है, तो उसे एफोन लगाते हैं। फिर 13 दिन में गम्बोरो एक बीमारी होती है, हम उसको लगाते हैं 13 दिन में। फिर उसके अलावा जैसे बीमारियों के लक्षण देखते हैं कि या मतलब पतली टट्टी करें, वो लैटिन जैसे कि सफ़ेद लैटिन करें, और अगर ज़्यादा मोल्टरी होने लग जाती है तो उसको हम फाड़ते हैं कि इसमें क्या कमी है। और इनको मतलब डायरिया भी होता है, खूनी फेसिस, उनकी आंतें देखी जाती है। अगर छोटे आंत में अगर ब्लड है तो फिर उस हिसाब से उसको वो दवाई लगाई जाती है। और कभी इकोलाइज आ जाता है तो उसके लिए दूसरी दवाई लगा देती है। CRD आती है, उसके लिए CRD हीट पाउडर होता है एक, उसको भी लगाते हैं। प्रेम सिंह अन्य किसानों को भी इस व्यवसाय से जुड़ने को कहते हैं और साथ ही बताते हैं कि किसानों के लिए आय को दुगना करने के लिए मुर्गी पालन एक अच्छा विकल्प है। खेती के साथ और ये भी धंधा करते रहें। और जैसे प्रधानमंत्री जी की का भाषण है कि किसानों की आय दुगनी करेंगे करके, कुछ तो मतलब कृषि से निकल जाएगा, कुछ ऐसे धंधों से निकल जाएगा, तब जा कर के दुगनी होगी।